दर्शकों, नर्मदा बचाओ, नर्मदा को लेके लगातार एक आंदोलन, एक पहल चल रही है। केवल वहां पर आके कचरा साफ करके फोटो खिंचाने वाले नेताओं से हटके पर्यावरण के प्रति जागरूक लोग नर्मदा की हर धड़कन को बचाना चाहते हैं। हमारे साथ हैं सौम्या दत्तर जी। हम आपका स्वागत करते हैं। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन पर से लगातार अध्ययन भी कर रहे हैं और आंदोलनों में भी शामिल हो रहे हैं। अभी जिस तरीके से नर्मदा की स्थिति देखी जा रही है, खासकर नर्मदा किनारे अमरकंटक से लेकर भरूच तक, परमाणु प्रोजेक्ट को लेकर सरकार बड़ी तेजी से कुछ ऐसा कर रही है कि ये आ जाएगा तो एक बड़ी क्रांति आ जाएगी। आपको क्या लगता है? देखिए, ये कम्प्लीटली गलत सरकार का प्रचार है और सरकार जानती भी है। ये इसमें बहुत सारे समस्या है। इसमें समस्या एक किस्म का नहीं है, ये समस्या आर्थिक का है, समस्या तकनीकी है। प्रदूषण, इस ढंग का प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा जो आम नागरिक का पास जो इसका संशोधन का तरीका है पानी का, उससे कोई काम नहीं आएगा। नगर पालिका के पास जो तरीका है, क्योंकि जब आप कोई परमाणु बिजली घर लगाते हैं तब वहाँ सिर्फ प्लास्टिक कचरा, कागज और थोड़ा सा केमिकल जो रासायनिक ये नहीं रहते हैं, क्योंकि परमाणु बिजली घर जब चलती है तब हर रोज कोई उसके दुर्घटना होने का जरूरत नहीं है। हर रोज उसमें रेडियो एक्टिव गैसेस, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। और रेडियो एक्टिव का मतलब है ये कुछ चीज कुछ दिनों तक, कुछ चीज कुछ सालों तक, कुछ चीज हजारों सालों तक बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव रहते हैं, जिसको हाफ लाइफ बोलते हैं। उन्हें आधा होने में भी कई हजार साल लग जाते हैं। तो मतलब हजारों साल तक ये खतरा बना रहेगा। ये कागज जैसे नहीं है, प्लास्टिक जैसे भी नहीं है। तो ये चीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई दुर्घटना के बिना रोज परमाणु बिजली घर में ये बनते हैं, क्योंकि जो यूरेनियम 235 जो फ्यूल ईंधन है वो जब टूटते हैं उससे जो ऊर्जा निकलते हैं, साथ साथ ये रेडियो एक्टिव चीज भी निकलते हैं। तो ये तो प्राकृतिक मतलब फिजिक्स का जो विज्ञान का प्रोसेस है उसमें बनते रहेगा, रोज बनेगा, हर सेकंड बनेगा। और आप देखेंगे एक पाइप होता है रिएक्टर के ऊपर जिसको वेंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो रेडियो एक्टिव गैसेस होता है, आयोडीन 131 उसमें एक है जो काफ़ी रेडियो एक्टिविटी में काफ़ी दिक्कत करते हैं, क्योंकि आयोडीन बॉडी को भी चाहिए होता है। आप जानते हैं आयोडीन का कमी होने से बीमारी हो जाते हैं, तो बॉडी आयोडीन का एब्जॉर्ब करते हैं। तो रेडियो एक्टिव आयोडीन लेंगे, बॉडी तो आराम से उसको लेगा क्योंकि आयोडीन मिल गया, और बॉडी का अंदर जाके शरीर का अंदर टिश्यू में चले जाएगा। तो ना तो सिर्फ कैंसर को बढ़ाएगा, साथ साथ डीएनए को डैमेज करेगा, जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा, इसमें ऐसे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स और लिक्विड भी निकलते हैं, क्योंकि उसको ठंडा किया जा रहा है, पानी भी है, जो लो लेवल और मीडियम लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, मतलब कचरा, वर्ज्य पदार्थ, उसको छोड़ा जाते हैं। अभी नर्मदा का आसपास जितनी भी परमाणु बिजली घर बनेगा, वो जो भी लिक्विड छोड़ेगा और जो भी पार्टिकल्स उसके निकलेगा, वो कहाँ जाएगा? जाएगा तो एक ही है, नर्मदा। क्योंकि आसपास का कहीं भी जाएगा तो पानी, बारिश के पानी के साथ छोटे छोटे नाले के पानी नर्मदा में आएगा। तो नर्मदा में ये सारे रेडियो एक्टिव कचरा भी आएगा। और ये रेडियो एक्टिव कचरा ऐसे होता है, जैसे मैंने बोला, किसी भी नगर पालिका के पास इसका कोई बड़े स्तर पर ऐसे सिस्टम नहीं है इसको पानी से अलग करे। नगर पालिका तो अपना नॉर्मल सीवेज को ही ट्रीट नहीं कर पा रहा है, तो इसको कैसे करेगा? अभी है नहीं कोई तरीका। तो घर घर में आप आरओ लगा दे तो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन घर घर में आरओ लगाए तो आरओ में भी तो रेडियो एक्टिव चीज जमा होते जाएगा। अब कहाँ फेंकेंगे इसको? तो पूरी जो यहाँ से शुरू करके चुटका, किंद्रा, ये जो प्रपोजल है, जो प्रस्तावित है, यहाँ से शुरू करके और सरदार सरोवर और उसका नीचे भरूच तक नर्मदा का पानी में रेडियो एक्टिव खतरा बढ़ते जाएगा, हर दिन बढ़ेगा। और आपको चलते जाएगा। 1400 मेगावाट तो सिर्फ चुटका का प्रपोजल है, और 1400 मेगावाट किंद्राई का है, फिर 1400 से 2800 बनाने का भी उनको प्लान है। तो ये यदि हो जाए, यदि इसको ना रोका जाए, तो नर्मदा का पानी के ऊपर निर्भर कितनी करोड़ों लोग हैं मुझे पता नहीं है, सबको जिंदगी में खतरा बनेगा। दूसरा, लाखों गैलन गर्म पानी नर्मदा में प्रति घंटा छोड़ा जाएगा, क्योंकि इतनी बड़े न्यूक्लियर बिजली घर को ठंडा करने के लिए जो गर्म ठंडा पानी चाहिए, वो पानी गर्म हो जाता है ठंडा करने के बाद। उसको आप नर्मदा से ही लेंगे और छोड़ देंगे नर्मदा में ही डाउन स्ट्रीम में। तो वहाँ का जो जलीय जीवन है,
इसमें मछली से शुरू करके और पौधा से शुरू करके सब कुछ, उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वहाँ मछली खत्म हो जाएगा, बहुत सारे जीवन खत्म हो जाएगा। तो वो तो बड़ा खतरा है ही, लेकिन साथ साथ जो मैंने फिर से बोल रहा हूँ, रेडियो एक्टिव जो चीज़ों का कचरा, वर्ज्य पदार्थ, उसका जो खतरा है उसको आप कैसे टैकल करेंगे? कोई तरीका नहीं है। तो आप सरकार जानबूझ के, जो हमारी जो सरकार है जानबूझ के, क्योंकि ऐसे नहीं है जिसको हम जानते नहीं है, ये सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया भर के इसको स्टडी हुआ है। जो ज़्यादातर देशों में क्या होता है, समुंदर का किनारे बनाते हैं, समुंदर में छोड़ देते हैं, समुंदर का उस एरिया में पानी में थोड़ा, और समुंदर का पानी तो ऑलमोस्ट लिमिटलेस है, वहाँ डाइल्यूशन हो जाते हैं। मतलब इतना चीज लेके अब यदि एक समुंदर में छोड़ दे, समुंदर में उतना इनफाइनाइट ऑलमोस्ट पानी है ना, वहाँ डाइल्यूट हो जाता है। नर्मदा में तो उतना पानी तो है नहीं, उतना ही बांधन है, उसी में ही जाएगा ऊपर से नीचे तक। तो उस पानी में आप रोज छोड़ेंगे और धीरे धीरे उस पानी से आपको आसपास का जो जमीन के थ्रू कुआं है, तालाब है जो नर्मदा का किनारे है, इस पानी से जो सिंचाई होकर सब्जी बनेगा, इसमें नीचे तक जो मछली बनेगा, सारे में ये रेडियो एक्टिव चीज आएगा। और ये जब हम इसको खाएंगे, सब्जी हो मछली हो, तो हमारे बॉडी में इसको बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। हाँ, हमारा बॉडी धीरे धीरे इसको जमा करते जाएगा, बढ़ते जाएगा बॉडी में। तो मतलब हमारे लिए अंदर से रेडियो एक्टिव चीजों का कैंसर और म्यूटेशन दोनों को खतरा पूरी नर्मदा बेल्ट में बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों, सौम्या दत्ता जी की ये चेतावनी आप ध्यान रखें कि अगर परमाणु प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसका असर यहाँ पर मछली से लेके आपके जीवन तक और पेड़ पौधों तक पड़ेगा, और अपना शरीर तक, अपने और बच्चे आपके तक, शरीर और आने वाले भविष्य पर भी पड़ेगा। प्रजनन क्षमताएं भी इससे प्रभावित हो सकती हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि आखिर सरकार इसको क्यों लगाने जा रही है और उसके पीछे उसकी मंशा क्या है। देखिए, सरकार का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, जो सरकार बोला है कि हमने लो कार्बन डेवलपमेंट चाहिए। हाँ, विश्व स्तर में हमने बोला 2070 तक हम नेट जीरो करेंगे, मतलब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पॉजिटिव नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत जो छोड़ेंगे उसको से सोख लेंगे, तो मतलब बहुत कम कर देंगे। तो एक तो सरकार बोल रहे हैं वो हम करेंगे, इसके लिए चाहिए। लेकिन यहाँ भी सरकार का तर्क में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एक परमाणु बिजली घर बनाने में बहुत बड़े मात्रा में स्टील, सीमेंट, कंक्रीट और कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ लगते हैं। तो बड़े स्तर पे, विश्वविद्यालय स्तर पे, अमेरिकन जो बड़ा यूनिवर्सिटीज़ है, एक MIT है, और भी शोध में, रिसर्च में पाया गया, ये पहला जो आपने जितनी सीमेंट, स्टील सब कुछ चाहिए, उसमें हर एक चीज में, सीमेंट बनाने में कार्बन उत्सर्जन हो चुका है, स्टील बनाने में कार्बन उत्सर्जन हो चुका है, कंस्ट्रक्शन में बाकी जितना अरे उसमें कार्बन उत्सर्जन हो चुका है। तो पहले तो कार्बन उत्सर्जन बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। फिर 15 साल यदि परमाणु बिजली घर चले तब जाके वो कार्बन नेगेटिव होगा। तो बनाने में 10-12 साल, बाद में 15 साल, तो 25-27 साल तक वो कार्बन उत्सर्जन में कमी नहीं रहेगा, बढ़ेगा। और क्लाइमेट चेंज के लिए 25 साल क्रिटिकल है, क्योंकि IPCC जो क्लाइमेट चेंज साइंस में टॉप रिपोर्ट देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पैनल जो है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसका रिपोर्ट में साफ है 2035-30 तक हमें कार्बन उत्सर्जन 45% कम करना पड़ेगा। 40 के बाद हमारे हाथ में नहीं है। तो हम 25 साल बाद जाके कम होगा, अभी बढ़ जाएगा, ये तो उल्टा काम होगा। नंबर 1। सरकार का दूसरा ये है, सरकार अभी जो लॉन्च किया विकसित भारत न्यूक्लियर मिशन, उसके चलते 100 गीगावाट मतलब 1 लाख मेगावाट उन्होंने 2047 तक लाने जा रहा है। तो उसका उद्देश्य एक है, कार्बन न्यूट्रल जो बेकार है, तो समझा दिया। पैसा का पब्लिक मनी, तो हमारे पैसे से होगा। सरकार की तो कोई बाप दादा तो पैसा नहीं रखते हैं, हर बजट डेफिसिट बजट है। तो मतलब सरकार को एक एक रुपया पब्लिक का टैक्स से और बाकी चीजों से आते हैं, सब पब्लिक से आते हैं। तो 1 मेगावाट का यदि सौर बिजली घर लगाना है तो लगभग 5 करोड़ लगते हैं 1 मेगावाट के लिए। 1 मेगावाट यदि परमाणु बिजली घर लगाना है, जो चुटका का हिसाब है 18 करोड़ का है। चुटका का 1400 मेगावाट के लिए 18 करोड़ प्रति मेगावाट का हिसाब है आज के दिन में। वो और बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगा और बढ़ेगा। तो 5 करोड़ में प्रति मेगावाट सौर बिजली घर लगाएंगे
वो पब्लिक के लिए फायदा है कि 18 करोड़ में लगाएंगे। किसका फायदा है? कॉन्ट्रैक्टर्स, स्टील मेकर्स, सीमेंट मेकर्स, जो बड़े ठेकेदार है, बनाने वाले ठेकेदार, इनका फायदा है। पब्लिक का बहुत नुकसान है। भारत का इकोनॉमी के ऊपर ये बहुत बड़ा धक्का होगा। 1 लाख मेगावाट जो प्लान है, 5 करोड़ के जगह 18 करोड़, मतलब 13 करोड़ प्रति मेगावाट हो गया। एक्स्ट्रा दे रहे हो, ज्यादा दे रहे हो। 13 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ हमारा देश का जनता को पब्लिक फाइनेंस में डाल रहा है, जिसका कोई जरूरत नहीं है। हम 5 करोड़ में एक सोलर मेगावाट, एक सोलर प्लांट लगा सकते हैं। सौर बिजली घर से जो बिजली बनता है उसका कीमत 3 रुपया के अंदर है प्रति यूनिट, 3 रुपया। न्यूक्लियर बिजली घर से जो बनेगा, जो सरकार उसको पब्लिक नहीं करते है, लेकिन जितने स्टडी हुआ है 6 से 9 रुपया का बीच, तो पब्लिक के ऊपर खर्चा बढ़ जाएगा। अब जब 3 रुपया के जगह 6 रुपया में बिजली बनेगा प्रति यूनिट 1 किलोवाट आवर, तो जो इंडस्ट्री इसको इस्तेमाल करेगा उसको भी पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। जो लोग इस्तेमाल करेंगे, पूरा इकोनॉमी के ऊपर एक धक्का आएगा, क्योंकि आपको ज्यादा महंगी बिजली मिलेगी। दोस्तों, जो चेहरे अभी इसके फायदे गिना रहे हैं, जो सरकार आज इसके बारे में बता के आपको गुमराह कर रही है कि आपको इससे फायदा होगा, ये चेहरे उन 25-30 साल बाद कहीं और होंगे। लेकिन परमाणु बिजली घर का जो खतरा है वो आपकी पीढ़ियां भोगेंगी और उस पर होने वाले खर्च का बोझ आम जनता भोगेगी। सौम्या दत्ता जी की चेतावनियों को अगर ध्यान नहीं दिया और सरकार ने गंभीरता से नहीं सोचा तो निश्चित है एक बड़ा खतरा नर्मदा क्षेत्र में आने वाला है और उससे नर्मदा क्षेत्र का जल, जीवन, जंगल, जमीन सब पर असर पड़ेगा। आज की चर्चा यहीं तक। धन्यवाद सौम्या।